ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिनका रिटन सेपरेटली कंडक्ट होता है? आउट ऑफ 1300 कितने मार्क्स होने चाहिए? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी? तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए तो ईएससी से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्टडी करने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। अगर आप 800 के आसपास टोटल मार्क्स का टारगेट करते हैं तो रैंक 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 650 के आसपास अगर टोटल मार्क्स आ रहे हैं 1300 में तो आपकी कोई ना कोई रैंक लग जाएगी। तो सरफेस नॉलेज नहीं, मेडीजी में डेप्थ में नॉलेज आपको मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हाट इज कंप्लीट रोड मैप फॉर ईएससी एंड गेट प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, और किन सेक्टर्स में हम लोग गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, और ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिनका रिटन सेपरेटली कंडक्ट होता है। सेपरेटली मतलब ईएस के थ्रू एंट्री नहीं है उसमें, गेट के थ्रू भी एंट्री नहीं है। और इसके बाद डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, और ऑन एंड एवरेज कितने मार्क्स चाहिए हमें सिलेक्शन के लिए। ठीक है, गेट में एक अच्छी रैंक लानी है तो हमारे मार्क्स या फिर स्कोर्स कितने होने चाहिए, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक लगानी है मतलब मेरिट लिस्ट में आना है तो ऑन एंड एवरेज आउट ऑफ 1300 कितने मार्क्स होने चाहिए। 1300 क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो पेपर होता है इंक्लूडिंग इंटरव्यू वो 1300 मार्क्स का होता है। तो ऑन एंड एवरेज कितने मार्क्स अपने आने चाहिए आउट ऑफ 1300 वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनमें आप ईएससी के थ्रू किन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। वाई ईएससी इज इम्पॉर्टेंट, और ईएससी के थ्रू आप किन डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको ग्रुप ए ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखें तो इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मतलब रेलवेज में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप ईएससी के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो टॉप का डिपार्टमेंट मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल में टॉप का डिपार्टमेंट क्या है? इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इसके अलावा रेलवे में आप स्टोर्स में भी जा सकते हैं, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। बाय द वे आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कि जो स्टोर सर्विसेज हैं ये चारों ब्रांचेस के लिए कॉमन है। अच्छा, आप ईएससी 4 ब्रांचेस से दे सकते हैं। वो ब्रांचेस कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल। सपोज आपने ईएससी इन 4 ब्रांचेस से दिया तो इसमें एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसमें आप इन चारों के थ्रू जा सकते हैं, और वो डिपार्टमेंट क्या है? इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, या फिर सिविल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं ईएससी क्वालिफाई करने के बाद रेलवे स्टोर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज है, इसमें भी जा सकते हैं। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, तो डिफेंस का डिपार्टमेंट है, आप इसमें भी जा सकते हैं। मतलब डिफेंस में जाने का जो ड्रीम है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू भी पूरा हो सकता है। असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर, ग्रेड 1 ऑफिसर की जॉब है, किधर है? इंडियन नेवी में है, आप इधर भी जा सकते हैं। फिर सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए पोस्ट है, सेंट्रल पावर में है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। और कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं? डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, आप इस डिपार्टमेंट भी एंट्री ले सकते हैं। ये न्यूली इंक्लूडेड डिपार्टमेंट है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लास्ट के 3-4 ईयर्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अगर हम लोग देखें तो अगर आप ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू क्लियर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें जो टॉप के डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर सिग्नल इंजीनियर्स, तो इंडियन रेलवेज में सिग्नल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। अगर आपको सिग्नल डिपार्टमेंट में ऑफिसर की पोस्ट पर जाना है तो आपको टॉप का रैंक लाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है?
कॉमन डिपार्टमेंट, वो कॉमन डिपार्टमेंट क्या है चारों ब्रांचेस के लिए? इंडियन रेलवे स्टोर्स। इसके अलावा है इंडियन रेडियो रेगुलरिटी सर्विसेज फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स। मतलब ये सब के सब ग्रुप ए ऑफिसर के पोस्ट है। और कुछ ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट भी हैं जिसमें ईएससी के थ्रू एंट्री होती है। और कौन से पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आईटीएस, जो ग्रुप ए जॉब है, बिल्कुल वाइट कॉलर जॉब है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड लोकेशंस हैं, वो भी मेट्रो सिटीज़ में हैं। तो आईटीएस की जॉब आप प्रेफर कर सकते हैं जब आपकी टॉप की रैंक आएगी। प्लस अगर आपको मेट्रो सिटीज़ में ऑफिस वर्क चाहिए तो आईटीएस बेस्ड और सुटेबल जॉब होगी। ओके। और जहाँ तक रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में मैन पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब रेलवेज में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेलवेज, इंडियन रेलवेज हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है। तो आप अगर ऑफिसर के पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टाफ होंगे जो आपके अंडर काम करेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज हैं, फिर असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर्स, ग्रेड 1 ऑफिसर जो इंडियन नेवी में है, वो पोस्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विसेज है, इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हैं। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ ग्रुप बी है, फिर सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप बी भी है। ठीक है, तो पहले हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक करते हैं तो ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, और वो भी किस पोस्ट पर? या तो ग्रुप ए पोस्ट पर या फिर ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट पर। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, डेप्यूटेशन की पोस्ट। आप ईएससी में सपोज किसी डिपार्टमेंट में चले गए, आपने वहां पर 5 to 6 years का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, तो 5 to 6 years के मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप डेप्यूटेशन के लिए एलिजिबल है। मतलब आप अदर डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर एडवाइजर के रोल में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और अदर डिपार्टमेंट्स में काम करने का एक्सपीरियंस आएगा आपके पास, तो आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी। ओके, तो टॉप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जिसमें आप डायरेक्टर के रोल में या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी के रोल में या फिर एडवाइजर के रोल में जा सकते हैं, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भी जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको माईटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो ये जो मिनिस्ट्रीज मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसमें आप डेप्यूटेशन के रोल में जा सकते हैं। इंटरनेशनल एंड फॉरेन डेप्यूटेशन आपको नहीं मालूम है? आप अगर ईएससी में ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर चुके हैं तो आप डेप्यूटेशन के रोल में वर्ल्ड बैंक में भी जा सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी जा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के ऑफिसर्स यूजुअली सीनियर लेवल में कहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं डेप्यूटेशन के रोल में? वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, यूनाइटेड नेशंस के बॉडीज में, फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू। ठीक है, अब वहां भी जा सकते हैं सीनियर ऑफिसर के रोल में, इंडियन एम्बेसीज में। तो ये कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जहां पर आप सीनियर लेवल में जा सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए तो ईएससी से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। तो जो इंजीनियर है और गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना चाहता है
इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के इंजीनियरिंग क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता है, एक एक्सपोजर चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेपुटेशन के रोल में आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज, अब वो क्या है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस में जा सकते हैं एडवाइजर के रोल में, डायरेक्टर्स के रोल में, या सीनियर ऑफिसर्स के रोल में। जैसे DMRC है, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें आप डायरेक्टर के पोस्ट पे जा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आप इन बॉडीज में जा सकते हैं और सीनियर ऑफिसर के लेवल में जा सकते हैं, एडवाइजर और डायरेक्टर के पोस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जा करके आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? डिफेंस स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें DRDO है, इसरो है, इन स्पेस है, BRO है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, डिफेंस PSUs लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इनमें डेप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट पे, एडवाइजर के पोस्ट पर डेप्यूटेशन में आप जाते हैं। और भी मिशंस हैं या स्मार्ट इंफ्रा मिशंस हैं, डिजिटल मिशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं। नीति आयोग में डेप्यूटेशन के पोस्ट पे जाते हैं, PMO में टेक्निकल एडवाइजर के रोल में जाते हैं। तो PMO में भी आपका रोल हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिक्रूटेड हैं ऑफिसर के पोस्ट पर और 5 to 6 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है। स्मार्ट सिटी मिशंस है, डिजिटल इंडिया मिशन है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी मिशन है, फिर NIC है और CDEC है। डेपुटेशन के जो पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ESC ऑफिसर्स के लिए, वो जनरली किन पोस्ट पर जाते हैं, यहाँ मैंने एक एक चीज़ डिटेल में मेंशन किया है। डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट में, या फिर एडवाइजर के पोस्ट में। हाँ, एडवाइजर के पोस्ट में जाते हैं तो आप एज ए टेक्निकल एडवाइजर जाते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है? टेक्निकल। आपने टेक्निकल सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग किया है, ग्रेजुएशन किया है, आप टेक्निकल सर्विसेज में जा रहे हैं। इसलिए जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एज ए टेक्निकल एडवाइजर जाते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रोल में आप जाते हैं, चीफ इंजीनियर के रोल में, रेगुलरिटी एक्सपर्ट या फिर मिशन लीड के रोल में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक नई इंफॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। अगर आप गेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो ऐसे कौन कौन से PSUs हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं? NTPC है, गेल है, नालको है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, NMDC है, NPCIL है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, क्रिस है, क्रिस मतलब सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्रिड इंडिया लिमिटेड है, NLC इंडिया है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में आप डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर के पोस्ट में जा सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल के पोस्ट में जाते हैं। तो IB का भी रिक्रूटमेंट होता है और इसमें गेट के थ्रू एंट्री है, और आप गेट के थ्रू IB में एंट्री लेते हैं तो पोस्ट क्या होती है? इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी एंट्री होती है गेट के थ्रू। कौन सी पोस्ट पे होती है? डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसमें साइंटिस्ट B के पोस्ट पर एंट्री होती है। दोस्तों, जैसे इसरो, DRDO, बार्क, इनमें साइंटिस्ट B के पोस्ट पर एंट्री होती है गेट के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह BIS में भी साइंटिस्ट B के डेजिग्नेशन पर एंट्री होती है गेट के थ्रू। और भी बहुत सारे PSUs हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ECIL है, फिर कोल इंडिया लिमिटेड है। कुछ और भी PSUs हैं जिनमें गेट के थ्रू एंट्री होती है। वो PSUs कौन से हैं? DRDO है, राइट्स है, NHPC है, इरकॉन है। DRDO में साइंटिस्ट B के लेवल पर एंट्री होती है, और ये जो PSUs हैं इनमें
असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। फिर पीएसटीसीएल हो गया, मतलब पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। फिर बैंगलोर मेट्रो है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। हरियाणा पावर है। इसरो और बार्क में साइंटिस्ट बी के लेवल पर एंट्री होती है। तो ये सारे एग्जाम्स जो यहाँ पर आपने देखे, ये सारे पीएसयूज या फिर ये सारे रिसर्च सेक्टर गेट के थ्रू एंट्री लेते हैं। और एक और चीज़, इनमें लैटरल एंट्री होती है। इनमें बहुत सारे पीएसयूज हैं और रिसर्च सेक्टर्स वाले एग्जाम्स हैं जिनमें लैटरल एंट्री इनके सेपरेट रिटर्न के थ्रू भी होती है। ठीक है, तो जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ में एंट्री इनके सेपरेट रिटर्न के थ्रू भी होती है और गेट के एग्जाम के थ्रू भी होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट। तो अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट और क्या क्या है? आप एमटेक या फिर मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट क्या हैं? आईआईटीज हैं। आईआईएससी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटीज हैं, फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें स्टडी करने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। जैसे सिंगापुर यूनिवर्सिटीज लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फिर एनटीयू, या फिर जो जर्मन यूनिवर्सिटीज है आरडब्ल्यूटीएच, इनमें गेट स्कोर कार्ड के थ्रू एंट्री है। तो अगर आप गेट में अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का आपका सपना पूरा हो सकता है। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्स हैं जिनका सेपरेट रिटन होता है और उनमें एंट्री होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बस गेट और ईएससी का रिटन क्लियर हो गया तो ही लाइफ बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, रिसर्च सेक्टर्स हैं जो सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब वो कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर एनटीपीसी, फिर एचपीसीएल, ओएनजीसी। ओएनजीसी की तो एंट्री अब इसके सेपरेट रिटर्न के थ्रू ही होती है, गेट के थ्रू हो ही नहीं रही है लास्ट 2 ईयर्स से। आगे बढ़ते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, आईओसीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एनएमडीसी है, आईरेडा है, एसजेवीएन है, एनएचपीसी है। ये सारे पीएसयू अपने सेपरेट रिटर्न के थ्रू एंट्री लेते हैं। और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं दोस्तों, और रिसर्च सेक्टर वाले एग्जाम्स हैं। पार्क और डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के लेवल पर जो एंट्री होती है, गेट के थ्रू भी होती है और इनके सेपरेट रिटन के थ्रू भी होती है। मतलब अलग से रिटन होता है और अलग से रिटन होता है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। प्लस जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करते हैं, तो आपको साइंटिस्ट बी का पोस्ट मिल जाता है। और ये भी क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल, डीएमआरसी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, फिर भेलका, फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, टीएसडीसी, पेटेंट ऑफिसर, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपीपीसीएल, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, एसएससी जेई, आरआरबी, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब भी सेपरेट रिटन कंडक्ट करते हैं। मतलब इनके रिटर्न के थ्रू भी आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और एक अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। अच्छा, गेट के थ्रू अगर आप एमटेक या फिर एमएस करते हैं तो इंडिया के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज की डेट में एमटेक या फिर एमएस क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग देखते हैं। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इसमें इंडिया का मल्टीपल टारगेट है फॉर 4 to 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। एक बार देखते हैं, इधर देखिए कि 2030-32 का टारगेट, और यहाँ पर करंट कैपेसिटी है और यहाँ पर सेक्टर्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, अभी करंट कैपेसिटी इंडिया की कितनी है? रफली 100 to 120 गीगावाट। और 2030 का टारगेट कितना है?
अप्रॉक्सीमेटली 200 गीगावाट का, मतलब डबल का टारगेट है। जो अभी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है इसका डबल का टारगेट है 2030 तक। इसी तरह सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अभी ऑन एन एवरेज 17 टू 27 गीगावाट का प्रोडक्शन होता है, तो एवरेज मान लेते हैं 22 टू 23 गीगावाट है। टारगेट कितने का है? 120 गीगावाट का बाय 2030, मतलब ये नियरली 5 टाइम्स है। अब अगर 5 टाइम्स का टारगेट है तो इंडिया को उतने स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। स्किल्ड इंजीनियर्स मतलब जो स्पेशलाइज्ड हों, इसका मतलब उन्होंने सोलर, रिन्यूएबल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशन की हो। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? एमटेक। ठीक है, मतलब आपने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी आईआईटी से, एनआईटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से किया है, तो आप इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करना है तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री लेनी होगी। और अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, मतलब आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में जाना है, तो आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा? गेट का पेपर देना पड़ेगा। मतलब गेट में दोस्तों एक अच्छी रैंक लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में बिल्कुल लिमिटेड है, पर 2032 का टारगेट देखिए, इंडिया टॉप 4 प्रोड्यूसर्स में आने वाला है। मतलब इंडिया का टारगेट वे बियॉन्ड है, और उसको अचीव करने के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन अभी मिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं, बट जो 2030 का टारगेट है कि टोटल सेल्स का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा 2030 तक। इसी तरह ई वेस्ट रिसाइकलिंग अभी 2.2 मीट्रिक टन पर ईयर है, पर 2030 तक ये कितना होगा? ग्रेटर देन 3 मीट्रिक टन पर ईयर, मतलब 50%, मोर देन 50% इंक्रीज होगा। मतलब 1.5 टाइम्स का टारगेट है। डाटा सेंटर्स, अभी 1 टू 1.25 गीगावाट करेंट कैपेसिटी है। 2028 तक कैपेसिटी देखिए 2.5 गीगावाट है, और 2030 तक कैपेसिटी कितनी है? 4.5 गीगावाट है। तो यहाँ 1.2 से 4.5, ये नियरली कितने टाइम्स हो गया? ये नियरली 3.5 टाइम्स हो रहा है। और अगर नियरली 3.5 टाइम्स है, वो भी 5 ईयर्स में, इसका मतलब स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि इन सेक्टर्स के टारगेट को अचीव करना है तो हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनका स्पेशलाइजेशन हो इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में, फिर रिन्यूएबल में, सोलर में, या फिर रोबोटिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये तो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। इंडिया में अभी 0.44 टू 0.49 गीगावाट आवर BESS कैपेसिटी है, पर जो टारगेट है 2032 का, ये कितना है? 40 गीगावाट का। मतलब 0.44 से 40 गीगावाट अगर देखें तो ये करीब करीब 9 टाइम्स होता है। मतलब दोस्तों आप सोचिए तो सही, 9 टाइम्स का टारगेट है। तो यहाँ जितने भी आपने टारगेट्स देखे हैं ये मल्टीपल फोल्ड है, और ये जो मल्टीपल फोल्ड टारगेट है, अगर इसको अचीव करना है तो स्पेशलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, और वो स्पेशलाइजेशन एमटेक से आएगी, वो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से स्पेशलाइजेशन करने से आएगी। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज़ है, आईआईएससी है, फिर एनआईटीज़ है। इससे अगर आपको एमटेक करना है तो गेट में एक अच्छा स्कोर कार्ड लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गेट का सिलेबस देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब ये भी तो देखना चाहिए कि ठीक है, ये तो समझ लिया कि गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि वाई ईएससी एंड वाई गेट। वाई ईएससी बिकॉज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर के पोस्ट में जाना है, या फिर ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट में जाना है, या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आप इन टेक्निकल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, प्लस आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल बॉडीज़ में या फिर अदर डिपार्टमेंट्स में, जिसमें आप डेपुटेशन के पोस्ट पर जा सकते हैं। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है,
सिविल सर्विसेज के थ्रू भी आप जा सकते हैं, बट सिविल सर्विसेज में कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है, और ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी होते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी होती है। तो वहाँ पर कंपटीशन बेटा बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखें तो लिमिटेड कंपटीशन है, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो इंजीनियर्स के बीच है। और आप खुद सोचिए कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनका नंबर बहुत कम है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स अगर आप देखें लास्ट के 2-3 ईयर्स में, ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर विन विन सिचुएशन है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर गेट के लिए देखें क्या है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसके बाद मशीन, फिर पावर सिस्टम्स, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड। ये सिलेबस गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। अच्छा, अगर ईएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से देना है तो उसके सिलेबस में इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? ठीक है, इतना तो पढ़ना ही है आपको, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो देखते हैं। यहां देखो क्या लिखा गया, एडिशनल सब्जेक्ट्स इन ईएससी, मतलब गेट इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है ईएससी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पढ़ना है? मटेरियल साइंस, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, और क्या है? जनरल स्टडीज। अच्छा, जनरल स्टडीज में कुछ टॉपिक्स है जो 1 बाय 1 कवर करने होते हैं। वो टॉपिक्स क्या है? एथिक्स है, आईसीटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि आपको ईएससी के लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी देखना बनता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी वेट कर रहे होंगे कि उनका टर्न कब आएगा, उनसे रिलेटेड मैं सब्जेक्ट्स कब बताऊंगा। तो देखो, गेट का सिलेबस जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है वो यहाँ पर है। नेटवर्क थ्योरी है, सिग्नल एंड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईएमटी है, फिर कंट्रोल सिस्टम है, और क्या है बेटा? कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर मैथमेटिक्स है, और जनरल एप्टीट्यूड है। अब ईएससी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? मटेरियल साइंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो ये 4-5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब इनका सिलेबस बहुत कम है, बट स्टिल ये ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो इसलिए आपको पढ़ना है। और जो जीएस वाला पार्ट आपने देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वही वाला पार्ट यहाँ भी है, मतलब वही सब्जेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, आईसीटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा प्रिपरेशन मेड इजी में डिटेल में कराया जाता है, मतलब सरफेस नॉलेज नहीं, मेड इजी में डेप्थ में नॉलेज आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ जितने भी फैकल्टीज हैं वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है अपने फील्ड की, एक एक सब्जेक्ट उन्होंने डिटेल में पढ़ रखा है, और उस सब्जेक्ट के सारे बुक्स उन्होंने पढ़ रखे हैं, और उसका जो प्रिसाइज कंटेंट है वो क्लास में डिस्कस करते हैं। मतलब क्लास कंटेंट के अलावा आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पर? मेडिजी में। आगे बढ़ते हैं, ईएससी एग्जाम का पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझ लेते हैं। अब ईएससी में कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, जो प्री का पेपर है वो स्टेज 1 है, इसमें थोड़ी देर में आते हैं। इसके बाद मेंस का पेपर है, स्टेज 2 है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है, मतलब इंटरव्यू है, ये स्टेज 3 है। तो कितने स्टेजेस हैं बेटा? 3 स्टेजेस। टोटल मार्क्स प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कितना होता है? 1300। ठीक है, अच्छा, वापस से आते हैं प्री में, मतलब स्टेज 1 में। इसमें पेपर का मोड कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें कितने पेपर्स हैं? 2 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं? 2, पेपर 1 एंड पेपर 2।
पेपर 1 में क्वेश्चंस होंगे जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के। ये कितने आवर्स का होता है? 2 आवर्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चन। तो पेपर 1 जो कि प्री का पेपर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 आवर्स का होगा। इसके बाद जो पेपर 2 टेक्निकल पेपर है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का, ये कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का, 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस है। अब अगर आप टोटल मार्क्स देखो तो प्री में कितने हैं? 500। कहां से आया? 300 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स, इन दोनों को ऐड कर लो, कितने मार्क्स आए? 500 मार्क्स। ठीक है, तो प्री होगा 500 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, प्री जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही कहाँ अपीयर हो सकते हैं? मेंस में। तो अगर मेंस का पेपर देना तो पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे प्री क्लियर कर गए वो क्या देंगे? मेंस। अच्छा, मेंस का मोड कैसा होता है? ऑफलाइन। और यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, मतलब कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, यहाँ भी कितने पेपर्स हैं? 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो टेक्निकल का सब्जेक्ट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया सारे सब्जेक्ट को। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स पेपर 1 में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पेपर 2 में है। ठीक है। अच्छा, पेपर 1 ये कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो पेपर 1 है कन्वेंशनल का, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? 8 क्वेश्चंस। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस का फुल अटेम्प्ट आपने किया तो आपने 300 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। ठीक है, और आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी तो 300 मार्क्स में आप 220 230 इजिली अटेंड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको एफर्ट पूरा करना पड़ेगा 220 230 लाने के लिए। उसी तरह पेपर 2 में अगर देखें तो रिमेनिंग जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो पेपर 2 में है। ये भी 300 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है, और इसमें भी आउट ऑफ 8 कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज का डिटेल में कोई वीडियो बनाना चाहिए जिसमें प्री की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी डिस्कस करूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। अगर मैक्सिमम कमेंट आते हैं कि ईएससी के डिटेल स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अभी इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो फेज 2 है मेंस का पेपर, वो टोटल कितने मार्क्स का है? 600 मार्क्स का। 300 प्लस 300 कितने मार्क्स का है? 600 मार्क्स का। फिर जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है वो कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का है। अब आप टोटल देखिए कितना होता है। तो प्री हो गया 500 मार्क्स का, मेंस हो गया 600 मार्क्स का, और इंटरव्यू हो गया 200 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने? 1300। आपको अगर रैंक लेकर के आनी है तो आपके जो टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 1300, ऑन एंड एवरेज 650 या 670 से अबव होने चाहिए। मतलब 1300 में 650 या 670 आप अगर एक्सीड कर रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई रैंक लगेगी। और अगर रैंक 1 लाना है तो आपका टोटल मार्क्स 800 के आसपास होना चाहिए। तो एक रफ आइडिया मैंने दे दिया कि अगर आप 800 के आसपास टोटल मार्क्स का टारगेट करते हैं तो रैंक 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 650 के आसपास अगर टोटल मार्क्स आ रहे हैं 1300 में, तो आपकी कोई ना कोई रैंक लग जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप सोचो कि आप 50% ला रहे हो फिर भी आपकी रैंक लग रही है, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं यहां पर देखो, 1300। और सिलेक्शन किस मार्क्स, कितने मार्क्स पर हो जाता है? 650 मार्क्स पर हो जाता है। तो 1300 का 50% कितना होता है? 650 मार्क्स। मतलब 50% अगर ले करके आते हो तो भी रैंक लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। गेट एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखते हैं कि गेट के एग्जाम में टोटल आवर्स क्या है, टोटल ड्यूरेशन क्या है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गेट का पेपर होता है ऑनलाइन। कितने घंटे का होता है? 3 आवर्स का।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 65। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अच्छा, क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं क्या क्या हैं? एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो एमसीक्यू है वो 1 मार्क्स का भी आता है, 2 मार्क्स का भी आता है। फिर एमएसक्यू ये भी 1 और 2 मार्क्स का आता है। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अब नाम ही है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट में डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, तब तो एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर जाकर के देखते हैं तो 1 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो है। जैसे ईएससी में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पर बस जो एमसीक्यूज हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बस केवल एमसीक्यू में, मतलब एमएसक्यू में और नेट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप देख लो, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यूज एंड एनएटीज। ठीक है, तो गेट के पेपर में आप एमसीक्यू में रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो एमएसक्यू में ले सकते हो, नेट में ले सकते हो। गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लास्ट 20 ईयर्स या 25 ईयर्स हैं, ये जो 20 से 25 साल का दौर रहा है उसमें हर एक ब्रांच का टॉपर मेडीजी से ही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ईएससी के 2025 के जितने भी टॉपर्स हैं सबके सब मेडीजी से ही हैं। ठीक है, जो ट्रस्ट पिछले 25 सालों से बना आ रहा है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पर ये ट्रस्ट पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अब 95% सिलेक्शंस ईएससी में अकेले किससे होते हैं? मेडीजी से। अब अगर देखें, ऑल इंडिया रैंक 1 डबल ई के ईएससी 2025 में रंजन कुमार, ये मेडीजी के ही स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मेडीजी में क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था। फिर मोहम्मद सकीब को देखें, ये AIR 1 है सिविल इंजीनियरिंग में, किस ईयर में? 2025 में, और इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। इसी तरह निमेश चंद्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ईएससी 2025 में, इनकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1। इन्होंने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स। इसी तरह उत्कर्ष पाठक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में 2025 के टॉप रैंकर है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, इन्होंने लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है। तो एक एक डाटा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छिपा लिया, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि किस टॉपर ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। इसका मतलब जो ट्रस्ट है वो बनता है, और वो ट्रस्ट इसलिए बनता है क्योंकि एक एक चीज़ें हम लोग ऑनेस्टली डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको लगता है कि ईएससी के लिए अगर डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मुझे शेयर करनी चाहिए, कि अभी जो टाइम है 1 साल का ईएससी के प्री के लिए, ईएससी 2027 के लिए, उसमें अपनी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें हमें रिवीजन किस तरह करना चाहिए, उसमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रिवीजन के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए, और उसमें क्या कोर्स कंटेंट इनफ है या कोर्स कंटेंट के अलावा भी कुछ पढ़ना है, क्वेश्चन के सोर्सेस क्या होने चाहिए, ये सारा डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि इसमें मुझे और कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैक्सिमम कमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड आता है तो मैं श्योरली एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए दोस्तों बस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ और एक नई शुरुआत के साथ।